मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे अवधान, जिसको हम कहते हैं हिंदी में ध्यान। ठीक है, बोलचाल की भाषा में हम ध्यान कहते हैं और जो है मनोवैज्ञानिक भाषा में इसको, साइकोलॉजी के भाषा में इसको हम अवधान कहते हैं। इसका मतलब होता है ध्यान, किसी वस्तु के एकाग्रचित ध्यान से देखने की प्रक्रिया को अवधान कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु पे हमारा ध्यान टिक जाए, हमारा ध्यान लग जाए, हमारा उस पे ध्यान एकाग्र हो जाए, उसी को हम कहेंगे अवधान। इसी को हम हिंदी में जो है कहते हैं ध्यान, लेकिन मनोवैज्ञानिक भाषा में इसको कहेंगे हम अवधान। और जो है इसको अंग्रेजी में कहते हैं अटेंशन। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं अटेंशन और हिंदी में ध्यान, और मनोवैज्ञानिक भाषा में जो है इसको हम कहते हैं अवधान। जिसका आप मतलब समझ रहे होंगे कि ध्यान, किसी वस्तु पे ध्यान हमारा एकाग्रचित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है किसी वस्तु पे, किसी व्यक्ति पे या किसी चीज पे, तो हम उसको कहेंगे जो हमारा क्या हो गया, हमारा मस्तिष्क एक वस्तु के प्रति अवधान हो गया है, मतलब ध्यान उस पे हमारा टिक गया है। तो पहले हम अवधान पढ़ाने से पहले जो भी हमारे नए मित्र आज पहली बार चैनल पर जुड़ा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। और अपने दोस्त मित्रों के पास शेयर करना न भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगा। तो शुरू करते हैं पहले अवधान कि अवधान क्या होता है। तो अवधान आपसे मतलब हम पहले ही बताए कि एकाग्रचित मन को किसी वस्तु पे टिक जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवधान कहते हैं। हमारा मन, मस्तिष्क, चेतना क्या किसी एक वस्तु के प्रति टिक जाए, उसी को हम कहेंगे अवधान। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी जो है परिभाषा दिए हैं अवधान के संदर्भ में। तो पहले हम देखेंगे जो वैज्ञानिकों का क्या मत रहा है अवधान के संदर्भ में। तो पहला परिभाषा जो हम लेते हैं मन के अनुसार, मन महोदय कहते हैं कि किसी भी दृष्टि से देखने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अवधान एक अभिप्रेरणात्मक क्रिया है। मन का मानना है, मन महोदय का, कि अवधान को हम माने तो क्या है, अवधान एक अभिप्रेरणात्मक अभिक्रिया है। किसी प्रेरणा के देने के बाद से क्या होती है, हमारा अवधान या ध्यान किसी वस्तु पे टिकती है। तो इनका मानना है कि क्या है, जो है अवधान अभिप्रेरणात्मक क्रिया है। और दूसरा परिभाषा हम लेंगे रास महोदय के अनुसार। रास महोदय कहते हैं कि अवधान विचार की वस्तु को मन के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रकट करने की प्रक्रिया है। अवधान विचार की वस्तु को, जो हमारे विचार की जो वस्तु है, कहते हैं कि मन के समक्ष, हमारे हृदय के समक्ष, मन के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रकट करने की क्या है, प्रक्रिया है। जो हमारे मस्तिष्क में है वो हमारे मन में है, तो क्या हमारे विचार में आ जाए और क्या हमारे सामने जो है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाए, स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाए, उसी को हम अवधान कहेंगे। और तीसरा हमारा है मैटलिन के अनुसार। मैटलिन महोदय कहते हैं कि अवधान किसी मानसिक क्रिया का एकाग्रता है। इनका सबसे अच्छा डिफिनेशन है कि कहते छोटा सा डिफिनेशन है और कहते हैं कि अवधान किसी मानसिक क्रिया की एकाग्रता है। हमारा मस्तिष्क, हमारी चेतना जो है क्या एक वस्तु पे एकाग्र हो जाए, इसी को अवधान कहते हैं। बहुत ही शॉर्ट भाषा में इन्होंने समझाया कि हमारा मन किसी एक वस्तु के संदर्भ में, एक वस्तु की अपेक्षा क्या हो जाए, टिक जाए, एक वस्तु पे ही टिक जाए, उसके प्रति हमारा मन एकाग्र हो जाए, उसी को हम कहेंगे अवधान। हमारा ध्यान एक वस्तु पे टिक गया तो क्या कहेंगे उसको, उसी को कहेंगे अवधान। तो परिभाषा रहा इन तीन मनोवैज्ञानिकों से। आपको परिभाषा देखने बाद से समझ में आ गया होगा कि अवधान क्या होता है। बस कहने का मतलब यही है कि एकाग्रता, किसी वस्तु के प्रति हमारा मन एकाग्र हो जाए, उसी को हम कहेंगे जो है अवधान। और इधर देखते हैं कि अवधान के प्रकार कौन कौन से हैं। और पहले देखेंगे अवधान के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला इसमें कहता है ऐच्छिक अवधान और दूसरा कहता है अनैच्छिक। ऐच्छिक का मतलब होता है कि जो है जानबूझकर हमारा मन क्या करे, जानबूझकर जो है किसी वस्तु पे टिक जाए, उसी को हम कहेंगे ऐच्छिक। ऐच्छिक का मतलब होता है जानबूझकर कि हम अगर परीक्षा के समय सी-टेट का एग्जाम आने वाला है तो हम क्या करेंगे, 10 दिन पहले हमारा मन क्या हो जाएगा, हमारे परीक्षा पे एकदम पूरा फोकस हो जाएगा, पूरा जो एकाग्र हो जाएंगे हम लोग अपने सी-टेट के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। हमारा वहां मन क्या होगा, एकाग्र हो जाएगा। हम एकाग्र किस लिए कर रहे हैं, अपने मन के अनुसार जानबूझकर क्या कर रहे हैं कि हम फेल हो जाएंगे, इसलिए हम अपना मन क्या सी-टेट के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए
एकाग्र कर रहे हैं, तो हमारा मन क्या जानबूझ कर एकाग्र हो जाए किसी वस्तु पर, तो उसी को हम कहेंगे ऐच्छिक अवधान। और दूसरा कहता है अनैच्छिक अवधान। अब अनैच्छिक अवधान क्या होता है कि हम न चाहते हुए भी हमारा ध्यान किसी वस्तु पे आकर्षित हो या जो है एकाग्र हो, उसी को हम कहेंगे अनैच्छिक अवधान। अब अनैच्छिक का उदाहरण देखिए आप कि हम जब पढ़ते हैं, अगर हम पढ़ना जो है पढ़ाई शुरू करते हैं, कुछ देर के बाद से कोई जो है फुल साउंड में जो है लाउड स्पीकर में चिल्ला रहा है, ठीक है, कोई रेडियो बजा रहा है, कोई टेप रिकॉर्डर चला रहा है आपके बगल में, तो हम जान बुझ कर उस पर तो मन एकाग्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा न चाहते हुए भी हमारा मन उस पर एकाग्र हो जाता है। उस गाने पे, उस सॉन्ग पे प्रति हमारा मन क्या एकाग्र हो जाएगा, क्योंकि हम वहां तो आप देखिए हमारा मन क्या है, हमारा एकाग्र अपना मन कहाँ लगाना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई पे, लेकिन हमारा मन न चाहते हुए भी उस गाने पर जाकर एकाग्र हो जा रहे हैं। इसी को कहेंगे अनैच्छिक जो है अवधान, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं अब जो है किसी व्यक्ति के बजाए जाने वाले सॉन्ग पे या गाने पे हमारा मन एकाग्र हो, लेकिन फिर भी उसके साउंड से, उसके आवाज से जो है हम क्या विचलित हो जाते हैं और अपनी एकाग्रता जिस पे लगाना चाहते हैं उस पे नहीं होके वो दूसरे वस्तु पे चला जाता है, उसी को हम कहेंगे अनैच्छिक अवधान। अब देखिए जो ऐच्छिक अवधान के दो प्रकार है, ऐच्छिक अवधान के दो प्रकार है। पहला कहता है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आंतरिक अवधान और दूसरा कहता है बाह्य अवधान। इसमें जो ऐच्छिक में दो जो है अवधान है, पहला आंतरिक अवधान, दूसरा है बाह्य अवधान। अब इसमें इसको आंतरिक इसको कहते हैं कि एक लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम कहेंगे आंतरिक अवधान। जब हम किसी वस्तु को पाना चाहते हैं, एक ही चीज को, हमारा एक ही लक्ष्य सीटेट पास कर लेना, वो भी अच्छे अंकों से पास करना, तो हमारा क्या होगा, हमारा जो है अवधान आंतरिक होगा, क्योंकि हम अपने मन से, अपने हृदय की प्रेरणा से जो है अवधान, मतलब हमारा ध्यान एकाग्रचित होगा सीटेट के प्रिपरेशन के। लेकिन वही जो है बाह्य अवधान किसको कहते हैं कि अनेक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो है अगर हम अपना ध्यान एकाग्रचित करते हैं, उसी को हम कहेंगे बाह्य अवधान। क्योंकि हमारा क्या, हमको जो सीटेट भी पास करना है, प्लस शिक्षक भर्ती किसी और राज्य का आया उसको भी पास करना है, बाकी जो भी हम पढ़ाई करते हैं उसमें हमको सफलता पानी है, तो हमको क्या बाह्य अवधान की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हम एक अपने मन के हृदय से जो आई आवाज है, प्रेरणा है, उस पर हम नहीं कर सकते हैं जब तक बाह्य कुछ लोगों का वातावरण के हिसाब से या अन्य व्यक्तियों का सुझाव नहीं लेंगे, उन पे बातों पे ध्यान एकाग्रचित नहीं करेंगे, तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हमको सफल एक जो है वस्तु के प्रति नहीं होना है, एक परीक्षा के प्रति नहीं होना है, हमको अनेक परीक्षाओं के प्रति हमारा मन एकाग्रचित होगा। कब, जब बाह्य अवधान हमारे मन मस्तिष्क में बैठेगा तब। इसी को कहते हैं बाह्य अवधान, जब अनेक जो है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई प्रेरणा शक्ति जागती है, उसी को हम कहेंगे बाह्य अवधान। और नेक्स्ट कहता है अवधान को प्रभावित करने वाली कारक। जो हमारा अवधान है, हमारा ध्यान है, हमारा ध्यान कब प्रभावित होता है, हम अपने ध्यान से जो है हमारे जो जिस वस्तु पे एकाग्रता है, एकाग्रचित किसी वस्तु पे हमारा मन हुआ है, तो हमारा मन कैसे हटता है, इसी को हम कहेंगे प्रभावित करने वाले कारक। जब तक कोई चीज हमको प्रभावित नहीं करेगा तो हम क्या होगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, मतलब वहां से हमारा क्या है एकाग्रता वहां से हटेगा नहीं। तो पहले इसमें कहता है बाह्य कारक और दूसरा है आंतरिक कारक। जो है अवधान को प्रभावित करने वाले जो है बाह्य कारक और आंतरिक कारक। तो पहला देखते हैं सघनता, ठीक है, पहले इसमें कहता है सघनता, ठीक है, पहले कहते हैं सघनता जो है कि किसी वस्तु के प्रति ज्यादा सघनता हो, मतलब ज्यादा घनत्व हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे सघनता। सघनता तो मतलब आप समझ रहे हैं कि वस्तु पे ज्यादा होना, किसी वस्तु का ज्यादा होना। जैसे चमकीले लाइट, हम शादी विवाह में जाते हैं, हमारा ध्यान कहाँ रहता है, जो है वर वधू पे रहता है, लेकिन लाइटिंग के चलते, लाइटिंग अनेक जो है रंग बिरंगे की जो लाइट रहती है, तो हमारा ध्यान किस पे चला जाता है, लाइटिंग पे चला जाता है। तो वस्तु की अधिकता होने के कारण किसमें हमारा ध्यान चला जा रहा है, हम उस वस्तु के प्रति एकाग्रचित हो जा रहे हैं। तो हमारा मन कहीं और जाना चाहता था, लेकिन हम अपनी जो है लाइटिंग के चलते हमारा मन विचलित हो गया, हमारा एकाग्रता भंग हो गया और अवधान किसी और वस्तु पे चला गया। और दूसरा कहता है गति। गति के कारण भी क्या होता है, हमारा मन, अवधान जो हमारा ध्यान भटक जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक कहता है विषमता। विषमता के कारण भी हमारा मन विचलित हो जाता है। अब देखिए विषमता से यहाँ कि कोई काला व्यक्ति है और 3-4 काले व्यक्ति है, एक गोरा व्यक्ति है,
3-4 काले व्यक्ति हैं और कोई एक गोरा व्यक्ति है, या कहें कि 4-5 गोरे व्यक्ति हैं, एक काला व्यक्ति है, तो हमारा मन किस पे होगा? विषमता के कारण काले वाले पे ज्यादा फोकस करेगा, या काले वालों के बीच में एक कोई ये सफेद मतलब गोरा है व्यक्ति, तो हमारा विषमता के कारण किसी एक वस्तु पे जो है एकाग्रचित हो जाएगा, चाहे वो काले पे हो चाहे जो है गोरे वाले पे हो। तो हमारा ध्यान आकर्षित जो है विषमता के कारण भी होता है। और अब देखिए आप विषमता से कि कोई आप भाषण सुनने गए हैं, लेक्चर सुनने गए हैं किसी स्कूल के फंक्शन में, तो कोई राजनीति पे बोल रहा है, कई लोग आके राजनीति पे भाषण दे रहे हैं, लेकिन आप जो है कोई बीच में कॉमेडी करने चला आया तो आपका मन एकाग्रचित किस पे हो जाएगा? कॉमेडी वाले पे हो जाएगा, आपका मन एकाग्र हो जाएगा कॉमेडी वाले पे। तो यहाँ विषमता हो रही है, क्योंकि 3-4 लोगों ने तो भाषण दिया, लेकिन एक क्या है कॉमेडी आके कर रहा है, तो हमारा मन जो है एकाग्रचित हो जाएगा कॉमेडी वाले पे। तो इसी को कहेंगे विषमता के कारण एकाग्रचित को जो है भटक जाना। तो हम चाहते किस पे और थे, किसी पे और हो गया। और तीसरा है आकार के कारण। अब जिस वस्तु का आकार थोड़ा बड़ा रहेगा तो हमारा मन क्या हो जाएगा? उसी वस्तु के प्रति एकाग्रचित हो जाएगा, जबकि हम किसी और पे करना चाहते थे। हम छोटे छोटे वस्तु करने गए हैं, लेकिन हम छोटे छोटे जंगल देखने गए, लेकिन कोई बड़ा सा जंगल दिखाई दिया, आकार के कारण जो है हमारा मन वहां विचलित हो जाएगा और हमारा आकार के कारण एकाग्रचित अवधान भटक जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति से यह मतलब है किसी वस्तु को दोहराते रहना, किसी वस्तु को हम दोहराएं तो हमारा मन एकाग्रचित हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पुनरावृत्ति करने से आप एक बार करिए तो आपका मन भी लगेगा और आपका अवधान भी यहाँ बढ़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है आंतरिक कारण के जो है हमारा अवधान प्रभावित होता है। तो पहला है तो रुचि। व्यक्ति में अगर रुचि नहीं है तो अवधान प्रभावित होगा, वो अवधान प्रभावित होगा। उसका अगर व्यक्ति के पास रुचि नहीं है पढ़ने के लिए, आप लाख कोशिश कर लीजिए उसको अवधान में लाने के लिए, वो अपने सब्जेक्ट के प्रति वो कभी अवधान में नहीं आएगा। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है जिज्ञासा। अगर व्यक्ति के पास जिज्ञासा, सीखने के लिए जिज्ञासा नहीं है तो नहीं सीखेगा, क्योंकि उसके मन मस्तिष्क में चेतना में है ही नहीं है जिज्ञासा किसी वस्तु को पढ़ने के लिए, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए। तो क्या होगा? वो उसका अवधान एकाग्रचित नहीं हो पाएगा जिज्ञासा के कारण। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे कहता है आवश्यकता। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आवश्यकता। व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी, व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी किसी वस्तु या किसी विषय के प्रति, तो एकाग्रचित नहीं होगा, उसका अवधान भटक जाएगा, वो कभी अवधान नहीं कर पाएगा, कभी ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे प्यासे को कोई पानी पी के भोजन करके आ रहा है, आप उसको भोजन कराएंगे तो नहीं करेगा, क्योंकि उसको भोजन की आवश्यकता नहीं है, उसको भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले ठूस ठूस के खा लिया है, अब फिर जबरदस्तियां खिला रहे हैं, वो कभी नहीं खाएगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता पूर्ण हो चुकी है, उसकी आवश्यकता है ही नहीं भोजन करने के लिए। आवश्यकता के कारण भी हमारा अवधान क्या भटक जाता है और उसमें मन नहीं लगता और प्रभावित होता है हमारा अवधान। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है संवेग। संवेग के कारण भी जो है हमारा अवधान प्रभावित होता है, ध्यान जो है विचलित होता है। अब देखिए यह संवेग से कि हम पढ़ने में, हम क्लास में सुबह जाते हैं स्कूल में कि हम आज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, हम अच्छे तरीके से आज मैथ सीखेंगे, लेकिन जैसे रास्ते में गए जो है हमारा संवेग जो है किसी मित्र से झगड़ा हो गया तो हमारा क्रोधाभावी स्वभाव उत्पन्न हो गया, हमारे मन में आ गया संवेग कि हम नहीं पढ़ेंगे, हम पहले हम अपने मित्र को मारेंगे। तो यहाँ संवेग जन्म लेगा और हमारा अवधान जिसपे था वो विचलित हो जाएगा और हमारा अवधान यहाँ प्रभावित हो जाएगा। तो संवेग के कारण भी जो हमारा अवधान प्रभावित होता है। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पूर्व जो है ज्ञान का भाव। अगर हमें पूर्व में कोई ज्ञान नहीं है तो हमारा अवधान यहाँ प्रभावित होगा, क्योंकि पूर्व ज्ञान से हम पहले जानकारी रखेंगे, पूर्व ज्ञान की जानकारी हमें रहेगी तो अवधान नहीं भटकेगा। क्योंकि हमको रेलगाड़ी पढ़ना है, हमको प्रदूषित नदी पढ़ना है या रेलगाड़ी पढ़ना है, तो छोटे छोटे वस्तुओं को जो अपने गांव में साइकिल, मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी आदि, तो हम रेल को अच्छे तरीके से सीखेंगे। अगर हमको गंगा प्रदूषित नदी पढ़ाना है तो छोटे छोटे तालाबों के बारे में बालक जानता है, तो अगर उससे जोड़ के पढ़ाएंगे तो बच्चा सीखेगा। तो यहाँ पूर्व ज्ञान का बहुत बड़ा भूमिका है कि अवधान यहाँ प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि बच्चा पूर्व ज्ञान में रहेगा तो आपसे जोड़ के पढ़ाएंगे जो है तो बच्चा सीखेगा, उसका ध्यान नहीं भटकेगा। तो पूर्व ज्ञान का भी बहुत बड़ा रोल है और जो है अवधान को प्रभावित करने वाले में। तो अगर नहीं होगा बच्चे के पास पूर्व ज्ञान तो हमारा अवधान यहाँ प्रभावित होगा, उसका ध्यान विचलित होगा, वो कभी ध्यान नहीं लगाएगा। तो यही अवधान की, अवधान वही होता है, हम इसको हिंदी में कहते हैं ध्यान और अंग्रेजी में कहते हैं अटेंशन,
और जो हम कहें अपनी भाषा में हम समझाएं तो किसी वस्तु के प्रति एकाग्रचित ध्यान हो जाना, ये एकाग्रचित मन को हो जाना, हम उसको अवधान कहेंगे। एक वस्तु पे टिक जाना, जैसे हमको खाना क्या है, गर्मी आ गई है, हमको पीना है क्या, पेप्सी, ठीक है, हमको पीना है पेप्सी, ठंडा जो है पेप्सी हमको पीना है। तो हमारा मन क्या है, इस समय गर्मी में हमारा एक ही चीज पे दिमाग टिका हुआ है, आकर्षित हुआ है, एक ही चीज पे ध्यान लगा है कि हम क्या, हमारा अवधान बना हुआ है कि हमको ठंडा पेप्सी पीना है, ठीक है। एकाग्रचित मन का जो है एकाग्र हो जाना किसी वस्तु के प्रति, उसी को हम कहेंगे अवधान या ध्यान या अटेंशन, यही रहा। और जो इन लोगों का परिभाषा रहा, मन के अनुसार, रास के और मैटिल के अनुसार, और जो है इनके प्रकार है ऐच्छिक, अनैच्छिक और बाह्य और आंतरिक जो है इनके कारक रहे। और यहाँ जहाँ जो है रहा अवधान को प्रभावित करने वाले कारक जो है बाह्य कारक कुछ रहा और कुछ जो है आंतरिक कारक रहा। आज पहली बार जो हमारे चैनल पे नए मित्र जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।